अब्दुर्रहमान साजिद हावी कैसे बनते हैं? ये मैं बताऊंगा नहीं, ये मेरे थोड़ी सी सीक्रेट है। बैंड क्यों टूट जाते हैं? जल और बाकी सारे बैंड्स और औज के टूटने में फ़र्क यही है कि यहाँ बदमज़गी नहीं थी। कौन इंस्पायर करता था आपको? अव्वल फहरिस्त पे नाम नुसरत अली खान साहब का है। जिस पिच पे आप जाते हैं बहुत मुश्किल है एक आम इंसान के लिए। लेकिन वही है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। ऑनेस्टली कोक का नाम, स्टूडियो का नाम जो भी है, उससे ज़्यादा मैं जुल्फी साहब का काम करने का बहुत शौक। चले छैया 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 छैया, चले छैया छैया छैया, चले छैया 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 छैया, छैया छैया छैया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। जियो पॉडकास्ट का सिलसिला जारी है और जियो पॉडकास्ट में हम जिस तरह मुख्तलिफ म्यूजिशियंस, क्रिकेटर्स, सिंगर्स से आपकी मुलाकात करवाते हैं। आज आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जियो पॉडकास्ट हम स्टूडियो में नहीं है, उसकी वजह आपको कुछ लम्हों बाद पता चल जाएगी। जनाब, जियो पॉडकास्ट में आज जो हमारे साथ शख्सियत हैं, जो वोकलिस्ट हैं, जो सिंगर हैं, वैसे तो ये बहुत ज़बरदस्त गाते हैं और आजकल आपको पता है इंस्टाग्राम पे आपके सामने रील्स आती हैं, कोई वहीं से स्टार बन जाता है, कोई किसी की स्ट्रगल को आपको नहीं अंदाज़ा होता, उस रील के पीछे एक बहुत स्ट्रगल भी होती है, बहुत हार्ड वर्क भी होता है। कुछ रातों रात स्टार बन जाते हैं। कुछ दिनों पहले जब मैं इंस्टाग्राम पे ऐसी स्क्रॉलिंग कर रहा था, कुछ दिनों पहले नहीं बल्कि कुछ महीनों पहले कह लें, तो एक म्यूज़िशियन की आवाज़ आती है और वो छैया छैया गाता है और मैं कहता हूँ यार ये बंदा कौन है, इसकी आवाज़ में जो बेस है, जो इसकी जो पिच इतनी हाई है, वो कौन है। और उसके बाद पता चलता है कि हमने इसको कहीं ना कहीं सुना है इनको और बड़ा ज़बरदस्त इनकी आवाज़ है, लेकिन वो छैया छैया जब सामने आया वो बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ और फिर वो कहीं ना कहीं इनकी पहचान भी बन गई। वैसे इनका अपना म्यूज़िक भी बड़ा ज़बरदस्त कर रहे हैं, बहुत ही प्यारी आवाज़ है इनकी और बहुत ही अच्छे इंसान है। अब्दुर्रहमान साजिद हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको आप हावी के नाम से जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हावी आपके वक्त के लिए। और सबसे पहले तो आगाज़ में मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छी आवाज़ है, बहुत ज़बरदस्त आपकी आवाज़ की फील है, एक वाइब है आवाज़ की। ये अब्दुर्रहमान साजिद हावी कैसे बना, इस कहानी से आगाज़ करते हैं। हावी एक्चुअली आई थिंक लास्ट ईयर के बिगिनिंग में आई डिसाइडेड टू गो सोलो। तो अनाउंस हमने बहुत देर बाद किया, लेकिन वो डिसीजन वहीं से शुरू हो चुका था। और उस टाइम पे मुझे अब्दुर्रहमान साजिद को अलग ही रखना है सबसे, और मुझे बड़ा कंपार्टमेंटलाइज रहने का बड़ा शौक़ है कि मैं हर चीज़ बहुत एक खाके में रखूँ उसके। तो औज जो था वो औज था, और उस टाइम पे औज के अंदर बड़ा एक्टिवली पार्ट ले रहे थे। फिर जब मैंने हावी का सिस्टम ये था कि हावी इज़ अ स्टोरी एंड दैट स्टोरी इज़ बीइंग टोल्ड थ्रू माय ओरिजिनल म्यूज़िक, और उसका जो मेन प्रोटैगनिस्ट है उसका नाम है हावी, एंड आई एम प्लेइंग दैट कैरेक्टर ऑन स्टेज एंड व्हाइल आई एम परफॉर्मिंग। ये वही हावी है जो सब पे हावी हो जाने नहीं, वो वाला अच्छा, ये वर्ड का लफ्ज़ी मायने कुछ और है। ये है वैसे उर्दू का वर्ड भी वही है, लेकिन इसका ये मैं बताऊंगा नहीं, ये मेरे थोड़ी सी सीक्रेट है। अच्छा, इट्स कॉल्ड अ ट्रेड सीक्रेट बेसिकली। लेकिन आपके फैंस एक्सप्लोर कर सकते हैं इस चीज़ को, हाँ, जान सकते हैं, दे कैन इफ दे कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। हाँ, आराम से पहुंच जाएंगे। वो कंटेंट का हिस्सा है, वो आहिस्ता वहाँ भी चले जाएंगे। उस बैंड का वहाँ टूट जाना, उसके नहीं, बाद वहाँ नहीं टूटे। वी आई थिंक वेंट ऑन फॉर अबाउट 6 years आफ्टर दैट। तो अभी बस वो फिर टूटते टूटते बस ये साल था पिछला जिसमें ये डिसीजन हुआ। अच्छा, ये हर कोई आपसे पूछेगा और ये आपके साथ जुड़ा रहेगा इस तरह। हाँ। जिस तरह जल के साथ आतिफ का नाम, जुनून के साथ अली अज़मत का नाम, वाइटल साइंस का जुनैद जमशेद के साथ नाम, वो कहीं ना कहीं ये बैंड क्यों टूट जाते हैं? आप इतनी फ़ैन फॉलोइंग बन जाती है आपके, वो जो कहते हैं ना म्यूज़िक लवर्स आपके साथ वो जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं उस चीज़ को, और फिर अचानक एक दिन आता है वो टूट जाता है। जिस तरह वाइटल साइंस या जुनून कह लें, आवाज़ बैंड कह लें, क्यों टूटता है बैंड? आई थिंक जल और बाकी सारे बैंड्स और औज के टूटने में फ़र्क यही है कि यहाँ बदमज़गी नहीं थी, अल्लाह का शुक्र है। अरे वाह। और स्ट्रिंग्स का नाम मैंने नहीं लिया, स्ट्रिंग्स में भी बदमज़गी नहीं थी। वो लोग भी दे ऑल्सो टुक इट वेरी वेरी मैच्योरली। और शुक्र है दोनों पार्टीज़, ना सिर्फ मैं, हम लोग बहुत एक समझ लें मैच्योर माइंडसेट से लेके चलते हैं चीज़ों को।
और उस वजह से आई थिंक कंट्रोवर्सी हमने अवॉइड की किसी भी तरह की, कोई गलत बात नहीं हुई दोनों साइड से, और होनी भी नहीं चाहिए। आई थिंक ये बिल्कुल एक क्रिएटिव डिसीजन था। मैं थोड़ी सी अलग साइड एक्सप्लोर करना चाह रहा था, वो कहीं और जाना चाह रहे थे, तो वो जब रास्ते नहीं मिलते तो फिर हमने कहा कि कोई बात नहीं, फिर वो जिस रास्ते पे जाना चाह रहे थे वो वहाँ चले गए, जहाँ हम जाना चाह रहे थे हम वहाँ चले गए, बस इतना। लेकिन बीइंग अ म्यूजिशियन, बीइंग अ वोकलिस्ट, एक नॉस्टैल्जिक वाइब भी आती होगी ना, फील आती होगी कि यार बड़ी कामयाबियाँ देखी, बड़ी चीज़ें हमने अचीवमेंट्स की, फिर वो कामयाबियों को भुलाना और कि यार नहीं अब हमने अलग होना है, ये मुझे लगता है किसी भी एक रिलेशनशिप में जिस तरह एक ब्रेकअप होता है उससे बढ़ के होती है फील। आई थिंक हाँ, कामयाबियाँ और अच्छे मोमेंट्स जो हैं वो भुलाए नहीं जाते, वो हमेशा चेरिश किए जाते हैं और वो शायद ज़िंदगी भर मेरे साथ ही रहें। वो मेरे सफ़र का हिस्सा हैं और उनको मैं भुला नहीं सकता। लेकिन जाहिर सी बात है, हर चीज़ का एक वक्त होता है और उसको खैर बात कह देना एक अच्छे अंदाज में, एक मोतबर अंदाज। आपका डिसीजन था, उनका था, या म्यूचुअल था? म्यूचुअली था। एक तरह से एक चीज़ जो थी वो काफ़ी अरसे से हम लोग एक क्रिएटिव दरार का शिकार थे कि मैं एक और डायरेक्शन कह रहा था उन्हें, वो कुछ और डायरेक्शन जाना चाह रहे थे, तो उसमें वो जो चीज़ थी वो बस चलती गई। तो बस एक पॉइंट पे आगे एक बात क्लियर हो गई थी कि हम लोगों को अलग होना पड़ेगा। लेकिन शुक्र अल्लाह का ये है कि हमारी पर्सनल रिलेशनशिप्स अभी बहुत अच्छी हैं। इनफैक्ट नासिर से मैं बात करता रहता हूँ और अभी उनके नए वोकलिस्ट हैं सुल्तान, वो मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनसे भी बातचीत होती रहती है। एंड आई थिंक दे रिलीज देयर न्यू सॉन्ग जो मुझे बड़ा अच्छा लगा, सो इट्स गोइंग प्रीटी गुड फॉर देम एंड अल्लाह का शुक्र है। ज़बरदस्त। लेकिन अभी एज अ म्यूजिशियन सबकी एक इंस्पिरेशन होती है। आप जब बड़े हो रहे थे आपने किसको फॉलो किया, और औज बैंड की एक अपने माइंडसेट होता है बैंड का, आपका बीइंग अ म्यूजिशियन, बीइंग अ वोकलिस्ट, कौन इंस्पायर करता था आपको और फिर इस तरफ कैसे आए? मुझे मेरी जो मेन इंस्पिरेशन थी वो एक्चुअली बहुत एक मिक्स ऑफ, इट वाज अ मिक्स ऑफ थिंग्स। I've always wanted to, you know, affect people with what I'm doing. मतलब जब तक उस चीज़ का जो मैं कर रहा हूँ उसका असर नहीं देखूँगा मैं सामने वाले में, तब तक मुझे ये कन्विंसिंगली पता नहीं चलेगा कि मैंने कुछ अचीव कर लिया। और वो जो रिएक्टिव नेचर थी ना मेरी हमेशा से, कि मुझे सामने वाले का रिएक्शन देखना होता था, वो आई थिंक दैट केम इनटू माय लाइफ एट समवेयर टुडे। और वो आई थिंक शुरू हुई थी बचपन में जब मैं कॉम्पिटिशन्स का हिस्सा बनता था, तो जो सामने जो जजेस होते थे उनको देख के पता लग जाता आपको कि यार आपने अच्छा किया है, नहीं किया। तो वहाँ से वो आदत बनी। फिर ऐसा ऐसा आई वाज एक्सपोज टू म्यूज़िक, और उसमें सबसे अव्वल फहरिस्त पे नाम नुसरत अली खान साहब का है। और वो कभी मैंने, खैर उनके रुतबे तक तो कोई पहुँच ही नहीं सकता, उनको कभी मैंने ऐसे नहीं देखा कि मैं इनकी तरह गा लूँ। ही वॉज जस्ट अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन फॉर मी ऑलवेज। उनको बस सुन के ये लगता था कि यार ऐसे कैसे बयान हो सकती है ये बात, और इतने खूबसूरत अंदाज में, और इस तरह कैसे कोई ये बात कह के मुझे असर डाल के जा सकता है कि मुझे लगे कि हाँ शायद ये मेरे लिए बोला था इसने। तो वो जो मेरा जो रिएक्शन था उनको लेके, वो मुझे बहुत इंस्पायर किया। मुझे याद है मेरे कुछ दोस्त और मैं रात देर तक उनकी कवालियाँ सुनते थे छत पे बैठ के। वो पहले उनकी सुनते थे, फिर मैं कोशिश करता था तो ये उस टाइम की बात है। फिर आहिस्ता आहिस्ता उस वक्त आप म्यूजिशियन नहीं थे? आप मैं आज भी म्यूजिशियन नहीं हूँ ऑब्वियसली आपने उस वक्त म्यूजिक शुरू नहीं किया था? नहीं किया था। उस टाइम गाते थे हम, लेकिन म्यूज़िक फॉर्मली हमने शुरू नहीं किया था। वो कहते हैं ना फिर मैनिफेस्ट करना। हाँ, आपने वो मैनिफेस्टेशन थी कहीं ना कहीं आपके, ऐसे ही है। फिर ऐसा ऐसा माइकल जैक्सन, फ्रेडी मर्करी, जेफ बकली को तो बाद में सुना है मैंने, लेकिन एक्सल रोज़, इन सब को देख के सुन के फिर मैं ऐसे ऐसा शीशे के आगे खड़ा होकर हेडफोन्स लगा के इमेजिन करता था कि मैं कॉन्सर्ट में हूँ, मेरे सामने बहुत सारे लोग हैं, और वो फिर रॉक स्टार वाइब आती थी। हाँ, फिर वो आज वो सच हो गया। फिर अब देखते हैं तो फिर कभी कभी मैं याद करता हूँ कि यार वो टाइम था कि मैं शीशे के आगे खड़ा होता था। आई थिंक आई वाज 11-12 ईयर्स ओल्ड। अच्छा, हम जिससे भी बात करते हैं, हमारे साथ जो भी सेलिब्रिटीज़ आते हैं, मैनिफेस्टेशन बड़ी ज़रूरी है। जो आप मैनिफेस्ट करते हो, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसे कहते हैं, जो आपने सोचा होता है वो कहीं ना कहीं उस प्रोसेस का हिस्सा होता है जहाँ पे आप आज बैठे हो। तो आज एक और एग्जांपल लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन की। आपने जजेस की बात की, आपके सामने जजेस होते थे, उन जजेस से लेकर फिर उन जजेस के सामने आना, जब फवाद खान, स्ट्रिंग्स, मीशा शफी आपके सामने, उनका पहला रिएक्शन क्या था? किसी ने आपकी आवाज़ की तारीफ़ की हो, किसी ने आपकी उस पिच की आवाज़ की?
आई थिंक उस टाइम पे मैंने जब पहली बार उनके सामने आई थिंक लफ्ज़ गाया था तो वो देयर वाज़न्ट मच ऑफ एन एक्सपेक्टेशन। मैं थोड़ा सा शिकार हूँ कुछ चीज़ों का यहाँ ऊपर, तो उनमें से एक ये भी चीज़ है कि मुझे डर लगता है बहुत लोगों के रिएक्शन से, कि अगर कोई मुझे बुरा कहेगा तो मैं बहुत ही ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है वो चीज़ें जो है वो द पीरियड ऑफ टाइम वो डर ख़त्म हो रहा है या अभी डर उधर ही है? नहीं, अब शायद खौल थोड़ा सख्त हो गया है, लेकिन अंदर से हम अभी भी वही बच्चे ही हैं छोटे से। तो खौल इतना सख्त हो चुका है कि अब खड़े होते हैं तो अगर कोई बात आउटवर्डली कहे तो उस पर रिएक्शन नहीं आता मेरा, लेकिन अंदर क्या गुजर रही है वो अलग बात। आई थिंक मेरा अंदर से बाहर का जो सफ़र है वो बहुत तवील हो गया है, तो वो बाहर आते आते चीज़ बहुत डाइल्यूट और बहुत सोशली एक्सेप्टेबल हो जाती है। लेकिन इस दौरान कोई ऐसा इंसान है जिसे वो जो आपकी आवाज़ में एक दर्द भी है, एक अच्छा दो किस्म की आवाज़ें होती हैं, एक होती है आवाज़ में दर्द होना जैसा सोनू निगम वाइब, आपकी आवाज़ में एक ना मैच्योरिटी है कि यार ये बात है, आप वरना दर्द भरी आवाज़ नहीं आपकी आवाज़ में जो वो ताकत है ना वो बड़ी रेयर है। आई होप मैं आपको वो एक्सप्लेन कर पाऊँ जो मैं कहना चाह रहा हूँ, लेकिन कोई वजह होती है इस आवाज़ के दर्द के पीछे, कोई एक इंस्पिरेशन होती है म्यूज़िक में, लेकिन एक हार्ट ब्रेक होता है अमूमन कि कोई एक बंदी, कोई बंदा, कोई इंसान, कोई कनेक्शन जो उसको आपको यहाँ तक ले आता है किसी भी स्टेज पर। ऐसा है कुछ, या ऐसा हुआ कुछ, या ऐसा होगा कुछ? ऐसा होगा नहीं अब शायद, लेकिन अब मैं आपको कैसे बताऊं कि मैं कहाँ आया, क्यों आया, कैसे पहुंचा। आप आज आप योर डे, आज आप बताएं, क्योंकि देखें आप जैसे बहुत से आपको फॉलो करने वाले बहुत से लोग हैं और ये इंशाल्लाह फॉलोइंग आगे बढ़नी है। लोग जर्नी को ज़्यादा फॉलो करते हैं आजकल के दौर में। म्यूज़िक तो 4 मिनट का है, 5 मिनट का है गाना, तो वो बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि हावी के दिल में क्या चल रहा है, या जब परफॉर्म कर रहे होते हैं, जब हज़ारों की तादाद में लोग सामने हैं, वो हावी जो टेरेस पे बैठ के या छत पे बैठ के गाता था वो आज हज़ारों लोगों के सामने जा, तो किसी को वो जिस डर की आप बात कर रहे हो कि डर आज भी होता है, तो किसी को जहन में लाते हैं और उस चीज़ को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। बस ज़िंदगी मुश्किल रही है एक वक्त तक, अब भी मुश्किल है, और लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, उसका हाथ है मुझ पे, और उसके हाथ की वजह से आज हम चल रहे हैं। लेकिन बस यही है कि अगर वो हाथ ना होता तो हम ना होते बस, और ये बहुत बड़ी बात है ऐसे ही। और ये बड़ी बात इसलिए है कि इट वॉज़, आई फील लाइक समटाइम्स व्हेन आई लुक बैक एट माई लाइफ कि ये एक डिवाइन इंटरफेरेंस के बग़ैर मैं शायद आज एग्जिस्ट ना कर रहा होता। वाह। और सफ़र थोड़ा मुश्किल था, लेकिन उसी का वो है, करम है कि उस सफ़र का करम है और उस ऊपर वाले का करम है कि आज हम जब कोई बात करते हैं तो उसमें वज़न होता है और वो बात सुनी जाती है, वो बात ठहरती है अपनी जगह। तो शायद मलाल तो नहीं है मुझे, लेकिन हाँ तकलीफ़ तो है। तकलीफ़ का क्या करें, तकलीफ़ नहीं जाती। और वो तकलीफ़ आज भी है या उसकी तकलीफ़ की तासीर थोड़ी कम हुई? तकलीफ़ की तासीर कम तो नहीं होती, लेकिन डिसेंसिटाइज हो जाते हो आप इतना वो हो जाते हो, इतना डिसेंसिटाइज हो जाते हो कि अगर आपको कोई आपके स्टेटस को से जहाँ आप हो वहाँ से निकालने की कोशिश करे तो आपको वो होता है, वक्त झटका मिलता है कि यार नहीं, शायद मैं यहाँ नहीं होना चाहिए हूँ, मुझे कैसे ये सब मिल सकता है। तो एक्चुअली काफ़ी टाइम तक यही था कि मुझे, जब हम लोग काम करना शुरू हुए, ऑफ कोर्स काम करने के लिए मैं बहुत टाइम से प्रिपेयर्ड, जहाँ पे टेक्निकलिटीज़ और प्रैक्टिकलिटीज़ आ जाती हैं ना कि यार गाना कैसे है और खड़ा कैसे होना है और बात कैसे करनी है और दिखना तो अल्लाह माफ़ करे पर कैसे है, ऑल ऑफ दैट
वहाँ पे हम पूरे हैं, काम तो करना ही है, आता ही है, इतना टाइम दे दिया इस फील्ड को। लेकिन वो जो वही बात है ना कि बाहर का खौल और अंदर का सफ़र, वो अंदर जो है वो अभी तक यही वो डिसबिलीफ ही है कि यार अलग बैटल चल रही है आपकी। वो अलग मसाइल हैं जो शायद मैं उसका पता नहीं कब तक शिकार रहूँगा। मैं अब तो काफ़ी परेशान हो चुका हूँ उनसे लेकिन ये नहीं पता कब। तो इस दौरान सपोर्ट सिस्टम कौन? सपोर्ट सिस्टम चंद बहुत अच्छे दोस्त हैं, मेरे माँ बाप हैं, मेरी बहन है छोटी, मेरे भाई हैं। माशाल्लाह। तो अल्लाह ने वही बात है ना कि जब वो आपको मुश्किल में डालता है तो आपको सपोर्ट ऐसी देता है कि वो आपको साथ आपको रियलाइज हो जाता है कि यार कि ये वो लोग जो ना हुआ, होते तो शायद बहुत मुश्किल हो जाती। और शायद ऐसे लोगों की प्रेजेंस, उनकी एग्जिस्टेंस का अंदाज़ा तब होता है जब आपके साथ कुछ ऐसा होता है। एग्जैक्टली फिर आपको होता है यार ये छोटी बहन, ये मेरा भाई, ये माँ बाप, ये तो अंदाज़ा ही नहीं था कि ये ऐसा मेरा सपोर्ट सिस्टम बनेगा। ऐसे ही। तो वो बस उन लोगों ने मुझे ऐसी जगह आहिस्ता आहिस्ता, आई थिंक अल्लाह ने मुझे बहुत बुराइयों से बचाया और बहुत अच्छाइयों में रखा भी है, और बहुत अच्छे लोग दिए हैं अल्लाह ने मुझे, बहुत अच्छे लोग दिए हैं, ऐसे लोग दिए हैं जिनको मैं डिज़र्व नहीं करता ऑनेस्टली। और उनकी बदौलत, और कुछ उसके प्यारे हैं जिनसे मैं इंस्पिरेशन लेता हूँ, उनकी बदौलत मैं यहाँ हूँ। और बड़ा, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत कोइंसिडेंस है, बहुत बड़ी बात है कि मैं यहाँ होना नहीं चाहिए था। जो लॉजिकल और रैशनल पाथ था, जो एक स्टोरी जिस तरह डेवलप हो रही थी, और अगर उसमें कोई, वो कहते हैं ना कि एक स्पेस में अगर एक प्लैनेट या कोई भी ऑब्जेक्ट को आप एक कांस्टेंट स्पीड दे के छोड़ दो तो कभी ख़त्म नहीं होती जब तक कोई आउटसाइड इंटरफेरेंस ना हो। तो अगर वो जो मेरी स्टेट थी ना, उसके हिसाब से मैं एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन पता नहीं वो कौन सा हाथ था कि हम ठीक हैं और हम बैठे हैं और हम आपसे बात कर रहे हैं। बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन वही बात, ये सब आपने सोचा हुआ है, ये सोचा था किसी बैक ऑफ द माइंड, हाँ, ये absolutely. बात थी। एब्सोल्युटली। तो आज ख्वाहिशात जो हैं, देखें एंड ऑफ द डे आपका जो पाथ होता है वहाँ पे आपको हर चीज़ जो है आपको माइल कर रही होती है। अब एक छोटे से बच्चे के लिए हर इंसान का एक सेल्फ रिस्पेक्ट या सेल्फ इस्टीम का एक ज़रिया होता है, और वो आई थिंक स्कूलिंग एज से ही पता लग जाता है आपको क्या है। कुछ लोग स्पोर्ट्स में होते हैं, कुछ लोग वीडियो गेम्स खेलते हैं, काफ़ी लोगों के एक पास टाइम होते हैं जिससे वो अपनी आइडेंटिटी को जोड़ते हैं। मेरे लिए वो म्यूज़िक था, मेरे लिए दाद का ज़रिया, एक सेल्फ इस्टीम का ज़रिया गायकी था कि लोग मेरी आवाज़ सुन के कहते थे बहुत अच्छा गाते हो। तो वो जितना कहते थे उतना हम और गाते थे, और हम जितना और गाते थे उतनी और रियाजत होती थी, और जितनी और रियाजत होती थी उतना ही हम अच्छा गाते थे। तो आहिस्ता 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 करते तो करते किसी से सीखा भी इस दौरान या फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं रही मेरी। अच्छा, फॉर्मल ट्रेनिंग जो कभी कभी महसूस भी होता है तो मुझे। ये जो जिस पिच पे आप जाते हैं, ये बहुत मुश्किल है एक आम इंसान के लिए उस पिच तक जाना। और हाँ कह सकते हैं, लेकिन वही है ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। ये मेरा अंदर मेरे ख्याल को कहता है कि यार ऐसे और भी बहुत हैं। ये आपका जो ख्याल है, और ये मेरे ख्याल में सबके ही माइंड में या दिमाग में या कहीं ना कहीं एक बैटल चल रही होती है। आई कैन अंडरस्टैंड है, और मैं रिलेट कर सकता हूँ बहुत सी उन बातों में। उस ख्याल से मुकाबला भी होता है, उस ख्याल से झगड़ा भी होता है, और जीतता कौन? मेरा अंदर नहीं जीतना चाहिए, बस मुझे ये पता है। अंदर जीत गया तो हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। हम अंदर नहीं जीतने देते। हम हमेशा आई थिंक एक चट्टान की तरह, मैं जब तक अपने आगे ही खड़ा रहूँगा, मैं जीतता रहूँगा। मेरा सबसे बड़ा दुश्मन मैं खुद हूँ, मुझे ये लगता है, और मुझे पता है, क्योंकि मुझे एंड ऑफ द डे जब कुछ भी बुरा हो जाए, कुछ भी अच्छा हो जाए, मैं सबसे पहले जो दोषी कहते हैं ना, वो ठहराता अपने आप को ही। तो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन, मैं ये मानता भी हूँ कि मैं खुद हूँ, क्योंकि पहले तो वो जो ब्लेमिंग वाला जो सीन है वो इतना ज़्यादा है कि कभी कभार वो ओवर हो जाता है, और उस वजह से भी बहुत सफ़र करते हैं हम। लेकिन एक हद तक दुश्मनी जो है वो सबसे बड़ी खुद की है, और लड़ाई भी खुद से है, और कंपटीशन भी खुद से है, और सबसे बड़ा जो बैरियर है जो तोड़ना है वो भी खुद की कैपेबिलिटीज़ का। तो एंड ऑफ द डे जिस दिन मैं गिरा मिलूँ आपको, और ऐसी बात है, उतार चढ़ाव ज़िंदगी का हिस्सा है, मैं फिर गिरूँगा, और जिस दिन मैं आपको गिरा मिलूँ उसका क्या कहते हैं उसको, रिस्पॉन्सिबल जो शख्सियत होगी मैं खुद हूँ।
तो ये अलमिया है हमारा जो हम जानते हैं, तो ये भी एक फ्यूचर है जो होना है। तो ये एक 27 साल का लड़का हावी, जिसका हम म्यूज़िक सुनते हैं, जिसके म्यूज़िक में हम वो पैशन भी देखते हैं, वो पेन भी देखते हैं, ऐसा क्या, कौन सी मुश्किलें देख ली, क्या हो गया जो 27, आप, मुझे ऐसा लग रहा है एक बड़े क्या कहना चाहिए कि एक ऐसे इंसान से बात कर रहा हूँ जिसने बड़ी ज़िंदगी में बहुत मुश्किलें देखी। नहीं एक्चुअली इतनी मुश्किलें शायद नहीं देखी विद इन योर सेल्फ। हाँ, इतनी मुश्किलें नहीं देखी, शायद हम रिएक्ट ज़्यादा करते हैं, शायद हम सेंसिटिव ज़्यादा हैं, तो वो इतनी भी चोट हमें बहुत लगती है, शायद यही वजह है। तो कभी कभी मैं देखता हूँ, कभी कभी आपको ना अपने से नीचे देखना चाहिए, और जब मैं नीचे देखता हूँ मैं कहता हूँ यार इनके साथ क्या हो रहा है और हम यहाँ इतनी सी बात पर हो गए। तो लेकिन वही बात है, किसी का रिएक्ट करने का अंदाज़ अलग होता है ना, तो शायद हमें ज़्यादा लग गई और वो छोटी सी बात भी ज़्यादा लग गई। आई थिंक वही मसले जो आम लोगों के होते हैं, मैंने कुछ ज़्यादा ही सोच ली है, मैं ओवर थिंकर हूँ थोड़ा सा, तो वो ब्रो यू आर द सेम। या मुझे अंदाज़ा है, और हम कई दफ़ा बहुत कुछ सोच रहे होते हैं, हम अपने ख़यालात में कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, और वो उसको रोकना बड़ा मुश्किल होता है। रोकना बहुत मुश्किल होता है। मैं इस सवाल को ऐसे करना चाहता हूँ कि जिस तरह आजकल हम देखते हैं कि लोग डिप्रेशन में होते हैं, लोग ज़हनी मसाइल का शिकार हैं, ज़हनी मुश्किलात का शिकार हैं, उस चीज़ से एक तो क्यों हम उस तरफ चले जाते हैं, क्यों हम आजकल की जनरेशन, जो मैं जेन ज़ी की बात कर रहा हूँ, अब मैं कोई पुरानी 90s के बच्चों की बात नहीं कर रहा, लेकिन आजकल ये बड़ा कॉमन हो गया है कि यार डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग से क्यों होती है, और इसका हल क्या निकालता है हावी जब डिप्रेशन होती है या एक ओवर थिंकिंग के उस खौल में होता है? आई थिंक मैं डिप्रेशन का शिकार नहीं हूँ ऑनेस्टली। डिप्रेशन एक रियल एक सिकनेस है जो जैसे बुखार होता है वैसे ही डिप्रेशन होता है। उसकी वजूहत अक्सर साइकोलॉजिकल भी होती हैं, अक्सर फिज़िकल भी हो जाती हैं, काफ़ी डिफरेंट स्टिमुलाई होते हैं, लेकिन मैं उस डिप्रेशन की बात नहीं कर रहा। अब जो डिप्रेशन की बात कर रहे हैं वो हम एक रंजिश की बात कर रहे हैं जो एक डेली आदमी को महसूस होती है ज़िंदगी में। तो प्लीज़ डिप्रेशन वो वाला नहीं है। तो बिफोर लेकिन मैं आपको नहीं कह रहा, मैं एक बात कर रहा हूँ कि वो वाला डिप्रेशन जो है जिस तरह आजकल बहुत नाउमीदी है आजकल की नाउमीदी, जनरेशन में, नाउमीदी कि यार, का हाल और है। वो उसी नाउमीदी का लास्ट स्टेज कह लें या फर्स्ट स्टेज कह लें कि वो डिप्रेशन में रहते हैं कि यार मैं ये नहीं करूँगा, ये नहीं हो सकेगा, जॉब को लेके, रिलेशनशिप को लेके, आपकी आम पर्सनैलिटी को लेके, तो उससे कैसे निकला जा सकता है, और क्या करेगा एक आम इंसान जब इस चीज़ से गुजर रहा हूँ? आई थिंक शेयरिंग कितना ज़रूरी है, जब बात करना कितना ज़रूरी है? आई थिंक मैं आपको अपना प्रोसेस बता देता हूँ, क्योंकि रिसेंटली आई थिंक बचपन से जवानी तक मेरी जो एक फाउंडेशन और जो बिल्डिंग बनी थी ना यहाँ पे और यहाँ पे, वो बड़ी शेकी सी बिल्डिंग थी और बड़ी शेकी फाउंडेशन थी उसकी। वो भी बहुत रिसेंटली टूट के भस्म हुई है और उसके बाद मुझे नई बनानी पड़ी बिल्कुल फ्रॉम द स्क्रैच। तो वो जब मैंने बनाई थी तो उस वक्त मैंने एक पूरा सिस्टम बनाया था टू फिगर आउट हाउ टू डू दिस, क्योंकि उस टाइम पे दो ही ऑप्शन थे, या तो हम हार मान के ख़त्म हो जाते या तो हम कुछ कर लेते उसका। तो हम हार नहीं मानी ना मानी। तो मैं वही कहता था अपने दोस्तों को भी, तो लोग कहते थे यार ये हो गया अब तो क्या करेगा, तो मैं कहता था यार कोई बात नहीं दोबारा से चल लेंगे। तो बोलते थे अगर टांगें कट गई तो क्या करोगे, मजाक आपको पता है, कहते टांगें कट गई तो क्या करोगे। मैं कहता नई टांगें ले आएंगे, नई सीढ़ी ले आएंगे, नए रास्ते ले आएंगे। तो वो एक तो उम्मीद थी, उसके अलावा एक जुनून भी था कि ये मेरी हार नहीं है। एक खार होती है ना एक इंसान को, एक बेसिकली वो पर्सनली ले जाता है एक बात को कि नहीं मैं नहीं कर सकता। तो वो जो तामीर थी दोबारा वो इसी तरह हुई थी कि मैंने अच्छा बड़ा अब प्रोसेस वाइज जा रहा हूँ मैं, थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा वो खलाई बातों से ज़मीन पे आया। मैंने बहुत एक सेक्शन ऑफ कर दिया था हर चीज़ को। एक मेंटल स्केप था मेरा, एक फ़िज़िकल स्केप था, और एक जो था वो बिज़नेस और कमाई और ये सब था, ब्रेड एंड बटर। और मेंटल स्केप के ऊपर मैंने कुछ अपने ऊपर छोटे छोटे बेबी स्टेप्स तय कर लिए थे कि मैं ये सब करूँगा रोज़, फिज़िकल स्केप पे भी और फिर उसके बाद बिज़नेस वाइज भी। और फिर मैंने बस एक चीज़ कर ली थी कि मैं कल का सोचना बंद कर दिया था। मैंने सोचा कि जब तक मैं ये कर रहा हूँ ना तब तक मैं सही रास्ते पे हूँ।
और वो करते 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 छोटे स्टेप्स आज मैं यहाँ हूँ। क्योंकि मैंने एक चीज़ सीख ली थी कि अच्छी चीज़ें ज़िंदगी की, जो जेन्युइन अच्छी चीज़ें होती हैं ना, वो छोटी छोटी मेहनतों का खुलासा होती हैं, वो आपको यूँ नहीं मिलती। लोगों को ये वो रहता है कि शॉर्टकट मिल जाए, कोई ऐसा कोई स्टेरॉइड मिल जाए कि मैं खाऊं और 2 महीने मेरी बॉडी ऐसी बन जाए। तो आपको पता है और मुझे भी पता है कि अच्छी जिसामत, अच्छी मेंटल हेल्थ, हर चीज़ जो भी अच्छी आपको चाहिए ना ज़िंदगी में, जो लॉन्ग टर्म हो, वो एक इंक्रीमेंटल प्रोसेस है उसका। इसकी मैं अक्सर एग्जांपल हमने टीवी पे भी वैसे भी सॉरी, मैं बात अपनी कंप्लीट कर लूँ तो उसको टाई इन कर दूँ, वरना लोग कहते हैं इनकम्प्लीट छोड़ देते हैं। वो टाई इन ये कर रहा हूँ कि नाउमीदी का हल यही है कि आप कल का सोचना बंद कर दें और अभी का सोच के अपने आप पे छोटे छोटे स्टेप्स पे काम करना शुरू कर दें, एंड यू विल बी फाइन। और बस यही है। तो मोटिवेट कैसे करते हैं अपने आप को, ये मैं सवाल, लेकिन सवाल से पहले मैं वो एग्जांपल ज़रूर कोट करना चाहूँगा, क्योंकि आपकी बात सुन रहे हैं लोग और हम अक्सर ये बात करते हैं। हमारे कैप्टन रहे हैं यूनुस खान, क्रिकेटर। आपने जो छोटे स्टेप्स की बात की है, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब टेस्ट मैच होता था तो हम बाकी कैप्टन से, मैं कैसा डिफरेंट कैप्टन था, बाकी कैप्टन्स कहते थे हमने टेस्ट मैच जीतना है, कहते मैं जाता था तो मैं कहता था चाय के वक्फे तक हमने 3 आउट करने, हाँ, हमने खाने के वक्फे तक 100 रन और बना ले, हाँ जी, हमने 3 विकेटें और लेनी। ये जो जिन छोटे छोटे स्टेप्स की आप बात करें उसको शायद आसानी से रिलेट सारे व्यूअर्स कर सकेंगे कि कहते हैं हम ये छोटे छोटे टारगेट्स अचीव करते थे और एट द एंड हम चौथे दिन इट्स कॉल्ड मैनेजिंग एक्सपेक्टेशंस। जब आप किसी क्लाइंट से बात करते हो और आप उसको रियलिस्टिक डेडलाइन ना दो ना, तो वो आपसे खफा हो जाता है, क्योंकि आपने कहा कल दे दोगे आप और आप कल नहीं दे पाए, और वो बोलता है यार आपने कल का बोला था। लेकिन अगर आप उसको पहले से 1 हफ्ते का बोल दो तो वो 1 हफ्ता आपको, अब सिमिलरली आपका खुद का भी दिमाग होता है और उसकी भी एक्सपेक्टेशन होती है आपसे, और जितनी आप उसकी एक्सपेक्टेशन तोड़ोगे उतनी नाउमीदी और उतना सेल्फ इस्टीम आपका गिरता जाएगा। तो उस वजह से अपने आप से भी एक्सपेक्टेशन यही जोड़नी है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मेरा जब पहला गाना आया था ना अबिस, उस टाइम पे वो गाना किसी ने शेयर नहीं किया, किसी से मैंने बोला भी नहीं करना। क्या, कौन सा गाना था वो? अबिस नाम था उसका। अबिस, एंड दैट वाज द फर्स्ट हावी सॉन्ग, और वो मैंने पिछले साल के शुरू में रिलीज़ किया था, और उसको आई थिंक 1000 स्ट्रीम्स क्रॉस करने में स्पॉटिफाई पे 2 हफ्ते लगे थे। आज वो 3 लाख पे है। तो मैं एक बात ही कर रहा हूँ कि उस टाइम पे मेरा माइंडसेट ये था कि अगर आज 1000 है ना तो कल 1100, कल मिलियन नहीं है। और जब अबिस के बाद अब मून आया तो मून का भी मेरा 1100 था। मेरा ये नहीं था कि छैया और ये सब हो गया। तो अब क्योंकि देखें मेरे हिसाब से एक स्टेयर केस है, मैं बहुत चढ़ रहा हूँ। अगर कोई आदमी आके मेरा पैर 1100 से उठा के 3000 पे रख दे तो अगला स्टेप तो तब भी 3100 ही है ना। यस। तो मैंने वही सोचना है। मैंने अगर वहाँ से जोड़ दिया ना अपने आप को, तो मैं नाउमीदी में काम ही नहीं कर पाऊंगा। मैं तो ये सोचता रहूँगा यार ये नहीं हुआ तो अब तो हो नहीं सकता, अब तो क्या करेंगे। लेकिन आपने जो बात की ना आज के लिए जीना, तो वो जब अब इसका 1000 पे था व्यूज़ कह लें या जो, उसमें फिर खुद को मोटिवेट बंदा कैसे करे? तो मैं बहुत खुश हुआ था, मैं बहुत खुश हुआ था। जिस तरह एक, मैं इसको ऐसे रिलेट करता हूँ कि एक बंदा है, फेल हो रहा है बच्चा, या जॉब नहीं लग रही, या म्यूज़िक एज ए म्यूजिशियन बहुत मेहनत की है, सारी रात रियाज की है, लिरिक्स, कंपोजिशन, म्यूज़िक ऐड कर सब कुछ कर रहे हैं, हिट नहीं हो रहा, और आपको पता है वो हिट है उसमें वो पावर है गाने में, लेकिन वो चल नहीं रहा। एज ए म्यूजिशियन कैसे मोटिवेट करें? यार अपना एक गोल बनाए और गोल की तरफ आंखें बंद करके रोबोट बन जाए बस। आप दूसरों को देखते रहेंगे, आप अपने आप को देख के उनसे कंपेयर करेंगे, या अपने आप को देख के किसी आइडियल से कंपेयर करेंगे, स्टैंडर्ड से। नाउमीदी का जो ज़्यादातर रीज़न होता है, ऑफ कोर्स देयर कुड बी मैनी, लेकिन जो ज़्यादातर मेरी नज़र में रीज़न है, जो स्पेशली हमारी फील्ड का शिकार हैं, जो फील्ड के लोग, वो कंपैरिजन नहीं करना। आपने अपने कल से कंपैरिजन करना है आज को। अभी बड़ी ज़बरदस्त बात। आपने किसी और से करोगे तो आप हार जाओगे, हमेशा हारोगे, क्योंकि अगला तो आपसे ऊपर ही है। अब आज मैं बैठ के, फॉर एग्जांपल हम अभी बात कर रहे थे तला अंजुम की, तला अंजुम से बैठ के मैं कंपेयर करना शुरू करता हूँ कि यार ही इज़ एबल टू हिट 1 मिलियन स्ट्रीम्स एवरी टाइम। की स्टोरी आपको नहीं पता। एग्जैक्टली। और उसका वो हार्डवर्क, उसका भी अबिस होगा कोई जिंदगी हाँ, में, और प्रॉब्ली है, मैं जानता भी हूँ ऐसे गाने होंगे, लेकिन पॉइंट ये है कि मैं वो नहीं देख रहा जो उनका एंड रिजल्ट है, मैं अपना कल देखूँ ना, मैं वो देख के वहाँ से चलूँगा आगे। तो यही बात है, ये तरीका है नाउमीदी का। और मैं बड़ा हार्श हो जाता हूँ क्योंकि मेरे काफ़ी म्यूजिशियंस हैं दोस्त जो इस तरह बात करते हैं, और फिर वो बेचारे असद का भी शिकार हो जाते हैं
मैं उनको ये समझाता हूँ कि भाई और हमारी असल में इसमें बहुत बड़ा नेगेटिव रोल जो है ना, इसको क्या कह सकते हैं, हमारी सोसाइटी का भी है। यार तू कब से लगा हुआ है यार, तेरा व्यू मिलियंस नहीं हुए, बिलियन में व्यूज़ नहीं हुए। न्यूज़ एंकर हो, कोई पॉडकास्ट कर रहा है, अब जिस तरह हम पॉडकास्ट कर रहे हैं, अभी भी ऐसे लोग अल्हम्दुलिल्लाह अपने हिसाब से ज़बरदस्त कर रहे हैं, लेकिन यार उसका पॉडकास्ट तो बड़ा ज़बरदस्त है। आपको अचानक से एकदम होता है यार ये क्या हो रहा है। उसकी 800 एपिसोड्स हैं, आपकी अभी 15 हुई है, आप कैसे कह सकते हो। लेकिन इसी तरह आई एम श्योर आपके इर्द गिर्द बहुत से म्यूजिशियन। आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूँ बड़ी इंटरेस्टिंग। औज का एक शो था तकरीबन बहुत टाइम पहले, उसके हमने 15 टिकट नहीं बेच पाए थे हम। और हावी का शो था अगस्त में कराची में, जो मैंने 200 टिकट्स बेची पहली बार। आई वाज ओवर द मून, आई वाज लाइक वाओ, मैंने 200 टिकट्स बेच दी हैं। और हम पूरे अब वो मतलब जो ऑडिटोरियम में पूरे भर रहे होते हैं, 700 800 1000 1200, हमें पता भी नहीं चल रहा, मैं सोचता भी नहीं। लेकिन पॉइंट ये है कि मेरा कल क्या था मैं वो देखूंगा ना, मैं ये नहीं देखूंगा मैंने स्टेडियम फिल करना है एड शीरन की तरह, ऑब्वियसली मैं नहीं कर सकता। तो भाई यही है, इतनी सी बात, जस्ट कंपीटिंग विद योरसेल्फ, दैट्स द प्रोसेस, ट्रस्ट द प्रोसेस एंड कंपीट विद योरसेल्फ, दैट्स इट। At the end of the day, consistency wins over talent, it wins over everything else. If you can make incremental changes in your life, you're going to be successful. There is nothing that can stop you. अच्छा, इस दौर में एक बड़ी अजीब सी चीज़ कह लें, या जिसको हम एक दौर में फीडबैक कहते थे, कमेंट्स होते हैं। एक बड़े पॉजिटिव कमेंट्स होते हैं, यार चीता छा गया, ज़बरदस्त, बहुत आला, बहुत आला। लेकिन हमें क्लिक कौन से करते हैं या हमें डिस्टर्ब कौन से करते हैं? Negative comments. यार ये क्या फजूल सा गाना है, ये मैं बड़े रिस्पेक्टफुली बता रहा हूँ यार, ये कैसा पॉडकास्ट है, ये कैसा हो। और वो हमारे, हम कहें या ना कहें, हमारे कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड हमें वो हिट करती है। यार ये क्या अक्सर करते हैं। मैंने इतनी मेहनत से ये किया, या मैं इतनी मेहनत से म्यूज़िक कर रहा हूँ, इतनी मेहनत से मैं इस लेवल पे हूँ, ये कौन होता है? उसको कैसे डील करते हैं? कुछ भी नहीं उसको। एक्चुअली मैं आपको आज की हमें अब नेगेटिव कमेंट्स अल्लाह के शुक्र है आते हैं। और मैं क्यों कह रहा हूँ अल्लाह के शुक्र है, वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर आपके नेगेटिव कमेंट्स नहीं आए ना अभी, इसका मतलब अभी भी आपका जो कंटेंट है वो आपके सर्कल में ही है। ओए होए, गुड। जब तक आप उस सर्कल से बाहर नहीं जाओगे तब तक आपको कोई उंगली नहीं उठाएगा आप पे। नेगेटिव कमेंट्स तो हर शख्सियत को मिले हैं, बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी, और उसके ऊपर तोहमत इल्ज़ाम हर तरह के लगे हैं। तो आप उससे तो कभी भी बरतरफ नहीं हो सकते ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कोई गाली ना दे आके। आपको गाली तो पढ़नी ही पड़नी, क्योंकि हर जैसे जितने रंगों के इंसान हैं उतने रंगों के ओपिनियन हैं, और ये खूबसूरती है इंसानियत की। तो अब चक्कर ये है कि जैसे आज शाहरुख खान की बड़ी से बड़ी, इतना सुपरस्टार है, फिल्म फ्लॉप भी हो जाती है। ऐसा ही है। उस बंदे की डिसअपॉइंटमेंट लेवल कहाँ पे हो गई यार, मेरी फिल्म फ्लॉप हो। हाँ, तो और उनकी फ्लॉप भी हमारी सक्सेस ही है ऑनेस्टली, जिस लेवल पे वो चले जाते हैं। बट द पॉइंट इज़ कि वही बात है ना, वो भी अपने कल से ही देखते हैं फिर। बट अगेन द थिंग इज़ कि आपने जब नेगेटिव कमेंट, अभी मेरा भाई जैसे मुझे एक कमेंट पढ़ा रहा था कि यार वो कोई कह रहा है यार राग दरबारी ऐसे नहीं गाते, तुझे गाना नहीं आता, तू गाना नहीं आया खुद गा लो अभी। मैंने देख के बोला, मैं बोला ये गाना तो राग दरबारी है भी नहीं। अच्छा। तो मतलब ये क्यों, यू नो, ही इज थ्रोइंग नेम्स टू शो ही नोज समथिंग, टू शो दैट आई एम नॉट एबल टू सिंग समथिंग, और स्टैंड आउट करने के लिए कि मेरा कमेंट जो है ना। तो मैंने कहा कोई बात, देखें एट द एंड ऑफ द डे इस बात को मैं ऐसे एक्सप्लेन करता हूँ, या मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि जो आपके चेहरे पे आपसे मिल के जाते हैं तस्वीर खिंचवा के, और वो बाद में बोलते हैं यार वो ऐसे खड़ा था, वो तो ऐसा ही है। अब उसमें होता ये है कि हर इंसान की अपनी एक ईगो है, एक सेल्फ है, ठीक है, और जब वो अपने आप को आपके कंपटीशन में लगा देना तो आपको नीचे करेगा अपने आप को नॉर्मलाइज करने का। हमारा उल्टा प्रोसेस है, हमें किसी को नीचे करने की ज़रूरत नहीं है इन ऑर्डर टू कम अप। मेरा ज़िंदगी भर एक ही रूल रहा है कि किसी और को गाली देने से बेहतर है वही वक्त अपने ऊपर लगा लो, तो कुछ बन भी जाएगा आपका। लेकिन कोई बात नहीं, अगर किसी को सर नहीं सिखा सकते ना, आपको बैठ के सुनना पड़ता है लोगों की, और इनफैक्ट काफ़ी बार आपको अच्छा फीडबैक भी मिलता है लोगों से, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव फीडबैक ही हमेशा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो अभी ख्वाब देखना कितना ज़रूरी है, और ख़ुद को किसी भी, देखो जब आपका पीक आया होता है ना, या जब गुड टाइम्स चल रहे होते हैं, तो आपको होता है यार सब कुछ है, लेकिन जो ऐसा जिस तरह गाना नहीं चल रहा, ये नहीं हो रहा, हार्ट ब्रेक हुआ, उस वक्त मोटिवेशन कैसे मिलती है फिर? और फिर उस वक्त वो ख्वाब कितना मैटर करते हैं जो आपने कहीं देखे होते हैं, नहीं भाभी आई थिंक मोटिवेशन जो है ना, वो तो
एक फैक्टर हो ही नहीं सकता आपके काम का। मोटिवेशन इज़ द वर्स्ट थिंग यू कैन गेट एडिक्टेड टू, क्योंकि वो है फ्लक्चुएटिंग, वो कभी है कभी नहीं है। क्या आप अपनी रोज़ी देखें, मैं जब कमाता हूँ ना, मैं अपने लिए नहीं कमा रहा, मेरे घर पे 5 लोग हैं, सही है। क्या मैं अपनी रोज़ी, उनका पेट अपनी मोटिवेशन पे रखूँगा? नहीं। आई एम अ मैन एंड आई एम सपोज टू शो अप नो मैटर व्हाट, नो मैटर व्हाट। चाहे मेरी मोटिवेशन अच्छी है, चाहे मुझे लग रहा है मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। काफ़ी बार ऐसा होता है कि एक हॉल भी तो है ना जिससे हावी लड़ रहा है। हाँ, तो वो हॉल से यही तो लड़ाई है, यही तो मेरी लड़ाई है कि मेरा नहीं है आज दिल गाने का, मैं नहीं आज 3 शोज़ करना चाहता, मुझसे नहीं हो पा रहा, मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, मेरे अंदर नहीं है मोटिवेशन। मेरा दिल कर रहा है मैं कमरे में बंद हो जाऊँ और दीवार को देखता रहूँ 3 घंटे, और ऐसा होता है। लेकिन मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूँ, स्माइल कर रहा हूँ, गा रहा हूँ, आप लोगों को एंटरटेन कर रहा हूँ, एक तमाशा बना हूँ आपके लिए। क्यों? क्योंकि मेरे घर 5 लोग हैं यार, मैं नहीं बैठ सकता घर पे। यही लड़ाई है ना मेरी, एंड ऑफ द डे। तो इस जगह पे आने के लिए आपने एक एफर्ट की है। हाँ, और वो लड़ाई भी ऐसी थी ना, क्योंकि वो 5 लोग कॉन्स्टेंट ही नजर आ रहे थे मुझे, वो मेरे आंखों के सामने है, इनके लिए मैं हार थोड़ी सकता हूँ। तो अपने आप को जब आप ग्राउंड कर लेते हो ना ऐसे, मुझे पहले लगता था, पहले मैं अल्लाह ताला से कहता, अल्लाह ताला आपने मुझ पे जिम्मेदारी डाल दी, अब मैं क्या करूँ। अब आके, और ये सक्सेस के बाद नहीं, सक्सेस से थोड़ा पहले ही मुझे तब ये बात समझ आई, और तभी मिली सक्सेस, खुदा की कसम। तो तब ये बात समझ आई कि इन लोगों का मुझ पे डिपेंडेंट होना एक्चुअली मेरे कैरेक्टर पे बहुत बड़ा ठप्पा है अप्रूवल का। ये मुझे अल्लाह ने कमाल और गिफ्ट दिया है कि मेरे हाथ से ये लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, मुफीद हैं, ठीक है, उस हाथ से। और इनका ज़रिया उसके थ्रू, वो मुझे ज़रिया बनाया हुआ उसने। तो वो जो एक साइकिल है, एग्जैक्टली। कुछ अरसा पहले आपके पेरेंट्स में, ऐसे ही उनके पेरेंट्स, कोई ना कोई एक जरिया चल रहा है, और ये साइकिल चलता रहेगा। एक दिन आएगा जब ये जरिया कोई और बन जाएगा, और ये गिव एंड टेक चल रहा है। ऐसे ही है। मैं आपको साइकिल, ये जिंदगी का हुस्न है। मैं आपको ऑनेस्टली ये बता रहा हूँ कि अगर मैं अपने मोटिवेशन और अपने मेंटल लैंडस्केप के हिसाब से काम करना शुरू हो जाऊँ ना, मैं कमरे में बंद हूँ और मेरे कपड़े फटे हों और मेरे बाल ना हो, मैं खुदा की कसम कह रहा हूँ, ये मेरा वो हाल है, मेरा अंदर वो हाल है कि मैं आपको नहीं बयान कर सकता। क्योंकि मुझे एक इवेंट को प्रोसेस करने में आई हैव टू जर्नल इट, आई हैव टू राइट इट डाउन, आई हैव टू फिगर आउट कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। और अभी इतना तेज़ सब कुछ हो रहा है कि मुझे मैं अभी भी 6 महीने बैकलॉग पे हूँ, अभी तक मुझे नहीं पता, मैं इनफैक्ट उस सबको एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाया। लेकिन हम चल रहे हैं, क्यों? क्योंकि मोटिवेशन इज़ नॉट अ फैक्ट, यू हैव टू लेट दैट गो, यू हैव टू नॉट स्ट्राइव। देखें, हैप्पीनेस, मोटिवेशन एंड ऑल ऑफ दिस, ये जो सारी इस कैटेगरी की बातें हैं, देयर ऑल अ फ्लूक, यू शुड नेवर चेज देम, यू कैन नॉट चेज देम, यू कैन नॉट डिपेंड ऑन देम। आप नहीं कर सकते ये अपने साथ, क्योंकि वो सब एक वक्त के लिए होता है, एक दिन होगा, अगले दिन नहीं होगा, लेकिन काम तो कांस्टेंट होना है, काम तो कांस्टेंट होना है। आई थिंक हर जिम जाने वाला बंदा आपको यही बोलेगा कि मोटिवेशन कुछ नहीं होता, और रोज़ का एक स्टेप, वो आई थिंक डिसिप्लिन कहलाता है, जो जिस चीज़ की मैं बात कर रहा हूँ वो मेरे अंदर नहीं है, मेरे अंदर अभी भी नहीं है, ऑनेस्टली नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। मेरी कोशिश वो है, मेरी कोशिश मोटिवेशन नहीं है। मोटिवेशन से क्या है, मोटिवेशन आज है कल नहीं है, मैं उस पर रख के 5 लोगों को भूखा तो नहीं रख सकता। लेकिन इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वो डिसिप्लिन आपको उस मोटिवेशन तक पहुंचाता है, या वो मोटिवेशन आपको उस डिसिप्लिन पे लेके जाती है टू चेज योर टारगेट्स। देखिए, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, सक्सेस ऑफ लाइफ फॉर मी इज सीइंग माय फैमिली हैप्पी, ठीक है, फॉर मी पर्सनली। जब उनको जो चाहिए वो मैं दे रहा हूँ ना, मैं खुश हूँ, ठीक है। मुझे खुदा की कसम इससे ज़्यादा खुशी नहीं मिलती जब मैं घर पे आता हूँ और जो ज़रूरियात होती हैं मैं पूरी करता हूँ, और वो पूरी करने के लिए मैं कुछ भी कर लूँगा बाहर, वहाँ पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। तो इनफैक्ट मैं जब अब देखें, वो उस सब का एक्सटेंशन है ना, फिर उससे ज़िंदगी में उसूल आ जाते हैं आपके, और उन उसूलों पे आज मैं यही बात कर रहा था अपने भाई से, छोटे से, कि यार उसको मैं काफ़ी समझाता रहता हूँ, तो मैं उसको यही समझा रहा था कि व्हेनेवर यू गेट कंफ्यूज्ड इन अ सिनेरियो कि अब मैं क्या करूँ, क्योंकि मॉरली मैं यहाँ जाना चाहिए हूँ, एथिकली मैं यहाँ जाना चाहिए हूँ, या फिर दोनों जगह मॉरली ठीक है, वो मेरा रिश्तेदार है, ये नहीं है, तो मैं उसको कहता हूँ हमेशा उसूल पे आ जाओ, चाहे जिसको भी बुरा लगे, जो भी आदमी बुरा समझे, आप उसूल पे खड़े हो जाओ, फिर आप गलत नहीं हैं।
फिर आप हार भी जाओ तो आप हारे नहीं, क्योंकि आप उसूल पे खड़े हैं। आपने कोशिश की थी। आपने कोशिश भी की थी, आप उसूल पे थे, और अब आपको नुकसान भी होना, तो आपको उसूल जब तक ठीक है ना, नुकसान भी झेल रहे हैं। नुकसान से नहीं डरना चाहिए ना, वही बात है। तो इस हावी ने बहुत से लोगों के रूप बदलते देखे। एक तो एक पॉजिटिव फैमिली मेंबर्स, ऑब्वियसली फैमिली की भी आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं। आप घर में एक लड़का फारिग बैठा है, कमरे में बंद करके बैठा है, बेटा निकलो, नहीं, ऐसा हो नहीं सकता। ठीक है ना। वो लड़का, वो ऑनेस्टली आज की सोसाइटी में चलो फिर भी हम थोड़ा लीनियंट होते जा रहे हैं, लेकिन वो आदमी नहीं कंसिडर किया जाता भाई सोसाइटी जो कमा ना रहा हो। ऐसे आप तो ये कहते हैं जो घर पे है भाई कमाओ, जो हालात हैं। तो आपके दोस्तों में, बहन भाइयों फैमिली का भी मैं ज़रूर जानना चाहूँगा, अम्मा अब्बा का कितना रोल है उस हावी को स्ट्रॉन्ग करने में, अम्मा जान का, अब्बा का, बहन भाइयों की एक्सपेक्टेशंस, और फिर वो लोग जो आपके साथ के थे किसी ढाबे पे बैठ के, किसी रेस्टोरेंट पे बैठ के, टेरेस में बैठ के, उनके भी रवैये बदले वक्त के साथ साथ, या वो कहते थे तेरे में एक स्टार है, या दोनों तरह के लोग मिले होंगे? आई थिंक वो जो एक क्वर्की एक पर्सनालिटी समझते हैं ना रॉक स्टार्स और टीवी वालों की, और कि यार उसको ये पसंद नहीं तो उसने नहीं किया, वो अजीब काम कर रहा है अभी बैठ के, वो कहीं भी बैठ के कुछ और शुरू कर देगा, या वो उठ के चला गया नाराज़ होके, यस नाराज़ होके तो नहीं, मतलब वो एक वियर्ड पर्सनालिटी मेरी हमेशा से ही है। मैं तो हर रॉक स्टार या हर म्यूजिशियन, मैं बचपन से ही ऐसा ही होता है। पागल ही हूँ मैं बचपन से, और ये बात मेरे जो करीबी दोस्त हैं वो जानते हैं कि ये साजिद है, मतलब वो साजिद कहते हैं क्योंकि मेरे अब्बा का नाम साजिद है, मेरा पूरा नाम अब्दुर्रहमान साजिद है, तो कॉलेज में नाम साजिद पड़ गया था, तो कहते हैं ये साजिद है और ये पागल है, इसका ये कोई उल्टा ही काम करेगा। तो वो उल्टे कामों की उनको एक तो आदत है। फिर उसके बाद अब जाके उन्होंने, जाहिर सी बात है, मेरा मेहनत देखी है सारी, और वो वही बात है ना, इंक्रीमेंटली चेंज होता हुआ देखा है मुझे। तो ऐसा नहीं है कि वो आज उठ के 6 महीने बाद आए और वो बोले यार ये क्या हो गया इसको। वो होता है ना कि जिससे आपको रोज़ देखा होता है वो आप क्लीन शेव करके आओ तो पहचान लेता है, वही वाला सीन। वो जिम वाली एग्जांपल है ना, कुछ 6 महीने बाद में यार तूने बड़ा रोज़ वाला प्रोसेस आपको पता होता है। एग्जैक्टली, रोज़ वाला आपको और आपके साथ वाले को पता है कि उसने क्या देखा। तो जो रोज़ साथ होता है, जो आपको रोज़ देख रहा होता है, उसको वो ईजी होता है कि हाँ मैंने देख लिया ये इस तरह क्यों आया, ये अब क्यों मुझे टाइम नहीं दे पा रहा, क्योंकि इसके इतने शोज़ लगे हुए हैं या इतने काम है इसके, तो इस वजह से इसने फ़ोन नहीं उठाया मेरा, क्योंकि ये बात कर रहा था कल उस बारे में, समझ रहे हैं। तो वो समझ जाते हैं लोग, लेकिन जो नहीं समझ रहा ना, आपके उस उतार चढ़ाव ढलने को नहीं समझ रहा, वो फिर शायद आपका रोज़ का साथी भी नहीं है, या आपका वो साथी भी नहीं है जो उसको इमेजिन कर रहे हो। तो ये भी सीन है। तो दोस्त कितने इम्पोर्टेंट होते हैं ज़िंदगी में, और आपकी ज़िंदगी में वो दोस्त जिन्होंने हर मुश्किल में, हावी ने ऑबिस सॉन्ग के वक्त भी वो वही थे, मून के भी वक्त वही हैं, और आगे छैया, और वो जितनी मंजिलें वो वही रहेंगे। दोस्तों का होना बुरे वक्तों में, अच्छे वक्तों में कितना ज़रूरी है? मेरे बहुत कम दोस्त हैं, बहुत कम दोस्त हैं, मैं उंगलियों पे गिन सकता हूँ, और ये इन पे नहीं, इन पे इतने कम दोस्त हैं मेरे, और वही हैं, और ज़िंदगी भर प्रॉब्ली वही रहे, और उनका, और कई दफ़ा मैंने तो ये एक्सपीरियंस किया है, बहुत अच्छे दोस्त भी फिल्टर होते रहते हैं वक्त के साथ। वक्त के साथ साथ चले। यूनिवर्सिटी के अलग दोस्त हैं, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो वहाँ अलग दोस्त, और द डे आप वो ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के कहीं और जाते हो, तो वो जो 5 दोस्त होते हैं, जो गैंग होता है, वो फिल्टर होके 2 हो जाते हैं। हाँ, ये भी होता है। और वो जो ढाबे वाले दोस्त हैं, वो शायद मेरे ख्याल में वो लॉन्ग टर्म चलते हैं। मेरा अल्लाह का शुक्र है कि वो सारे दोस्त ढाबे वाले भी हैं, वो सब एक म्यूचुअली एक तरह से साथ ही हैं। मेरा एक बहुत अच्छा और सबसे बेहतरीन दोस्त, वो तो यूके में अभी बेचारा, वो आने की कर रहा है, तो वो आ जाए तो वो कंप्लीट हो जाएगा सारा सर्कल। लेकिन अब वो चक्कर ये कि ये जो दोस्त हैं, ये मेरे रूट्स हैं, मेरे मतलब मेरी जड़ है मेरी, जो मुझे हिलने नहीं देती कहीं पर, जो मुझे चेक भी कर सकते हैं, क्योंकि हर कोई मुझे आके मेरी बुराई नहीं बता सकता, कि हर कोई आके मुझे ये नहीं बोल सकता कि तुमने गलत किया। ये लोग कह सकते हैं और ये लोग कहते हैं, और इनको कभी मैं, और उन्होंने उस हावी को इवॉल्व होते हुए भी देखा। एग्जैक्टली, हार्ट ब्रेक होता हुआ, या जो म्यूज़िक चल नहीं रहा, या ये मसला है, वो वही थे। तो आज वो फ़ायदा भी उठाते हैं ना, अगर, तो मैं बड़ा दिल खुश होकर उठाने देता हूँ। मेरे दोस्त हैं भाई, मेरे बुरे वक्त में साथ थे, तो आज वो मुझे कहता है कि, आज वो किसी को फ़ोन में ला के कहता है कि इससे बात करे यार, तो मैं कहता हूँ ज़रूर बात करूँगा यार, क्या मसला है, उसमें मुझे कोई हार नहीं है।
अगर कोई मेरे साथ मेरे बुरे वक्त में साथ है तो मैं अच्छे वक्त में उसके साथ हूँ, और वाइस वर्सा। खुशी होती है जब इस तरह के वही दोस्त कहते होंगे यार तू तो स्टार हो गया, तू तो स्टार है भाई, ये देख। ये बड़ा मैटर करता है, और फिर खुद को उस सब में हम्बल रखना कि यार इजी। आई थिंक ये सबसे बड़ी जंग होती है। और बहुत से लोग भूल जाते हैं। देखिए हमने अपने सामने, मैं अक्सर ही अपने दोस्तों में बात करता हूँ कि आप कहीं भी जाएं, आपने म्यूज़िक में, आपने मूवीज़ में वही एक्टर्स सुपरस्टार्स बनते हुए देखें और वही एक्टर्स ख़त्म होते हुए देखें कि जिनका नामो निशान नहीं। यानी अगर हम दिलीप कुमार या अमिताभ बच्चन, ठीक है वो अपना पीक पे थे, लेकिन वक्त के साथ साथ उनके फैंस होंगे, वो उनकी एक लेगेसी है, लेकिन वो चीज़ उन्होंने ऑब्जर्व की कि वो वक्त के साथ साथ वो ढल गए, और एक दिन मैंने भी ढल जाना है, आपने भी ढल जाना है। देखिए ज़वाल तो आना है। जिस तरह आपका उरूज लिखा गया था ऊपर, ये जिस तरह ज़िंदगी लिखी गई थी और मौत लिखी गई है, जैसे हमें पता ना मौत आनी है, वैसे ज़वाल भी, ज़वाल तो आना ही आना है। अब आप कितना ग्रेसफुली उसको एक्सेप्ट करें, उस उरूज और ज़वाल में चल सकते हो, वो आप ही कैरेक्टर का हिस्सा है। तो ये कैरेक्टर ही डिसाइड करता है इंसान का कि वो क्या करता है आगे, और या वो कितना ऊपर जाता है और कितना नीचे आता है। तो मुझे यही लगता है कि ज़ाहिर सी बात है, अब हर कोई परफेक्ट तो नहीं है, मेरे अंदर भी गलतियाँ हैं बहुत सारी। ऐसे में एक मेंटोर का होना भी ज़रूरी है जो आपको हम्बल रखे। देखें हर शख्स शायद हावी की तरह नहीं सोचता, हर शख्स को सक्सेस एब्जॉर्ब नहीं कर पाता या वो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है मैं ये हो गया। उस चीज़ में एक मेंटोर या एक सपोर्ट सिस्टम जिसको कहते हैं बेटा इजी रिलैक्स, अभी ये छोटी रेस है, आगे अभी तूने बहुत आगे। देखें मेंटोर्स होना बहुत ज़रूरी है ऑब्वियसली। मेरा कोई ऐसा फॉर्मल मेंटोर नहीं है, लेकिन मेरे दोस्त हैं, वो मुझे बताते रहते हैं। लेकिन हाँ, आपने अपनी जंग याद रखनी है बस, आप क्यों आए हो यहाँ पे और आप क्या कर रहे हो, ठीक है, और आप कहाँ से आए हो। जब तक आप वो याद रखते हो ना, आप ठीक रहते हो। आपको अगेन इंक्रीमेंटल चेंजेस पे रहोगे, जब तक इंक्रीमेंटल चेंजेस पे रहोगे, आपको ज़िंदगी स्टेबल रखेगी। क्योंकि अभी भी आप 1000 से 1100 से 1200 ही जाना है आपने, ठीक है, और वहाँ तक की जो मेहनत है ना, आप वही करते रहोगे तो शायद आपका स्टेप बड़ा हो जाए, 1300 हो जाए, 1400 हो जाए, 1500 हो जाए, लेकिन आपको पता है कि आपने स्टेप ही चढ़ना है। इंक्रीमेंटल चेंजेस। मसला ये अगर वही 1000 अचानक 5000 हो जाए तो फिर वही शख्स, वही इंसान की एक्सपेक्टेशंस फिर अगली ये नहीं होने देना ना आपने कि यार आपने 5000 से 5100 जाना है। आपने नहीं जाना 10,000। अगर आप 10,000 गए और अगर ना जा पाए तो फिर खसारा। चले गए तो बहुत अच्छी बात है, फिर आप बैठो अपने दोस्तों यारों को बैठ के बोलो कि ऊपर वाले का करम है यार, उसने ये करवा दी, मेरी मेहनत इतनी थी उसने इतना दे दिया मुझे, उसमें भी आप जब आपकी ना चल पाए तो मेरे कोई में बात नहीं यार, कोई बात नहीं यार, हम तो मेरी कर रहे एफर्ट हैं। में शायद कमी है। हाँ, इस तरह भी आप सोच सकते ऐसे ही नहीं, एफर्ट देखें, एंड ऑफ द डे मलाल नहीं है मुझे ना, ऐसे गलतियाँ हुई हैं काफ़ी, मलाल नहीं किसी बात का, वो हर चीज़ सीखने का हिस्सा ही है, और एंड ऑफ द डे आपको कोई ना कोई रिजल्ट मिल ही जाना है, अच्छा बुरा जो भी है वो आपने काटना है। अच्छा, ये आपने मलाल वर्ड बहुत यूज़ करते हैं, आपको जॉन एलिया की पोइट्री इंस्पायर करती है या जॉन साहब को आई थिंक हमारी जनरेशन बहुत पसंद करती है दीवाने हैं obviously। जॉन साहब is a massive man, and of course I respect him a lot and I have read a lot of his work, और बहुत बड़ा फ़ैन हूँ मैं उनका। फिर उसके बाद फैज़ साहब भी हैं, फिर और भी बहुत शायर हैं जिनको मैंने पढ़ा है। इस वक्त का जो मेरा करंट जो फेवरेट शायर है वो जॉन साहब हैं। तो जॉन साहब की पोइट्री को देख लें या इस तरह के बहुत से और पोइट्स हैं जो लेजेंडरी पोइट्स हैं, उनका गाना भी एक जिम्मेदारी फील होती होगी ना, या उनके उस लिरिक्स को गाना कि यार जस्टिफाई कर पाओ। जिस तरह एक छैया गाने में आम हम व्यूअर्स की, वो भी गुलजार साहब हैं बाय द वे। हाँ अच्छा, ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो छैया जो हमने अपने 90s में सुना, और वो एक फिर कोई ऐसा म्यूज़िक, कोई ऐसा कॉम्पोजिशन जो यार ये नुसरत साहब ने गाई हुई है या ये फैज़ साहब का कलाम है, वो भी एक फील होती होगी कि यार इस पे जस्टिफाई करना है अपने आप। यार देखें, जस्टिफाई तो मैं तब करूँ ना जब मैं उनके साथ कोई मैच हो मेरा। मैं तो क्या हूँ, मैं तो खाक बराबर एक आदमी हूँ जो कोशिश कर रहा है बस, और मैं तो अपना अंदर बयान कर रहा हूँ। अब मेरे अंदर जो भी है वो तो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, वो जस्टिफाई होना चाहिए। मैं उनसे कंपेयर ही नहीं कर सकता अपने आप को। वो तो जो बयान करके अब जॉन साहब जैसे एक चीज़ बयान करते हैं कि तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं, मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें,
मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। अब लोग क्या करते हैं, लोग ये स्टेटस लगाते हैं कि यार मैं बड़ा कूल। जॉन साहब कोई और बात कर रहे हैं। जॉन साहब कह रहे हैं माई आर्ट इज़ वॉट कंज्यूम्स मी ऑल द टाइम, आई डू नॉट हैव टाइम फॉर एनीथिंग एल्स। वो ये बात कर रहे हैं। फिर आगे वो ये कहते हैं कि इन किताबों ने बड़ा जुल्म किया है मुझ पे, इनमें एक रम्ज़ है जिस रम्ज़ का मारा हुआ जहन मुस्ज़े इशरतें अंजाम नहीं पा सकता, ज़िंदगी में कभी आराम नहीं पा सकता। वो ये बात कर रहे हैं ना। लेकिन मैं अपनी समझ के हिसाब से क्या सोच रहा हूँ, मैं बड़ा कूल। तो मेरी समझ जितनी है, मैं उस चीज़ को जितना समझ पाया हूँ मैं वो बयान कर रहा हूँ। मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है, वो तो बहुत बड़े लोग हैं, मेरी क्या औकात है, मैं तो खाक बराबर आदमी हूँ। आपने अम्मा अब्बा के बारे में, उनके साथ कनेक्शन कैसा है और उनकी इस दौरान सपोर्ट कैसी रही? ऑब्वियसली एक लड़के की जब टीनेज से गुजर रहा होता है, उसकी और जिम्मेदारियां होती हैं, घर की चीज़ें लानी है, ये करना, बड़े होते रहते हैं, उससे एक्सपेक्टेशंस बढ़ती रहती हैं। फिर एक वक्त आता है जब माँ बाप उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं, बेटा ये लेके आओ, से लेकर ये ला सकते हो तक आता है। तो इस दौरान अम्मा अब्बा के साथ कैसा कनेक्शन डेवलप हुआ और रहा है? आई थिंक आई हैव बीन वर्किंग सिंस अ वेरी वेरी यंग एज, और इंडिपेंडेंट हुए हुए मुझे तकरीबन 10 साल हो गए। तो अम्मा अब्बा का आई थिंक अब वो रोल स्विच हो गया है। शायद उनका केयर टेकर और उनका जो डिसीजन मेकर है वो मैं बन गया हूँ। लेकिन वो ऊपर वाले ने एजाज़ा है इतना, मतलब एजाज़ दिया है मुझे, इतना एजाज़ कि वो इस तरह मुझे वैल्यू करते हैं मेरी बात को। बहुत बड़े हैं वो हमसे। लेकिन जाहिर सी बात है, मेरी माँ से मैं बहुत करीब हूँ, बहुत करीब हूँ। उनसे मैं हर तरह की बात करता हूँ, हर तरह की बात शेयर करता हूँ। और मेरी अम्मा जो है वो बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह ही हैं। वो भी कभी कभी जाहिर सी बात है, उनकी बात में ऑब्वियसली वज़न है उम्र का, वो तो हर शख्स में आ जाता है वक्त के साथ। तो वो जानते हैं, उनका एक एक्सपीरियंस रहा है, वो भी लिखती पढ़ती रहती हैं, शायरी करती हैं। मेरे वालिद साहब भी एक तरह के शायर हैं, तो उनको वो समझ है ऑब्वियसली, वो ज़्यादा समझ, वो ज़िंदगी की पेचीदगियाँ समझते हैं ना। वो बिल्कुल एक हमारा हाउस होल्ड के खामियां बहुत हैं, बहुत मसाइल देखे हैं हमने, लेकिन ब्लंट लोग नहीं हैं हम लोग। वी अंडरस्टैंड द सटल नेचर ऑफ लाइफ एंड हाउ सर्टन थिंग्स चेंज। तो वो जो सटल्टी है ना, वो आई थिंक उन्होंने मुझे ट्रांसफ़र कर दिया दोनों ने अपनी मिलकर। लेकिन हाँ, काफ़ी जगह पे वो दे आर ब्लंट इंस्ट्रूमेंट्स ऑब्वियसली। तो वालिद साहब जो हैं वो, उनसे मेरा थोड़ा सा लव हेट रिलेशनशिप रहा है हमेशा से, ऑब्वियसली हर बेटे का रहता है। तो लेकिन जाहिर सी बात है, इज़्ज़त एहतराम, और वो कई दफ़ा ज़रूरी होता है। मुझे लगता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं, कभी कभी जिस स्टेज से एक लड़का गुजरा होता है ना, ऑब्वियसली कोई भी टीनेज से गुजरा हो, तो उस वक्त एक ऐसी पावर होनी चाहिए जो उसको ज़रा ना काम डाउन रखे अपने एंड से। आई थिंक मेरे जो जद्दोजहद है ना अपने साथ, और जो तकलीफ़ें मैं काट रहा हूँ, वो उनमें बहुत बड़ा हाथ है मेरी फैमिली का। लेकिन मेरे वजूद में और मेरी बढ़ाई में और मेरे उरूज में भी उन्हीं का हाथ है ऑब्वियसली। तो कभी फीडबैक आया, बेटा ये सुर, जिस तरह मैं अब एग्जांपल देता हूँ, मेरे अब्बा जो हैं, बहुत फीडबैक आता है कि न्यूज़ में बड़ी ज़बरदस्त ट्रांसमिशन हुई, सब ने तारीफ़ किया, कमाल कर दी। अब्बा यार एक सवाल में ना तुम ज़रा डगमगा रहे थे, क्लैरिटी नहीं थी। अच्छा सही आता है बेटा, यहाँ सुर नहीं सही लगा, या अपलोड होने लगा गाना, माँ दुआ करना अब्बा। तो वो एक प्रोसेस क्या होता है? वो ये प्रोसेस होता है कि घर में मेरे गाने ऑब्वियसली पहले ही बनना शुरू हो जाते हैं, रिलीज़ होने से पहले ही अरसा बजते रहते हैं। जब तक गाना आता है वो सब सुन चुके होते हैं तो उससे पहले ही ना प्रोसेस में ही बता चुके होते हैं, यार यहाँ ये लग रहा है, यहाँ ये लग रहा है, तो वो ऑलरेडी करेक्ट हो चुका होता है। अच्छा, तो वो घर में जितने स्पीकर्स हैं वो सारे मेरे गाने को 4000 बार सुन चुके होते हैं बिफोर दे रिलीज़। तो वो इस वजह से, या मेरे मुंह से सुन चुके होते हैं। अक्सर गिटार पे बने होते हैं तो मैं वो गा रहा होता हूँ, या लिखी होती है तो मैं अम्मा को सुनाता हूँ बुला के कि ये सुने। तो मेरी अम्मा अभी फॉर एग्जांपल अभी गाना लिख रहा था, तो उसमें गाते गाते एक पार्ट आया, तो मेरी अम्मा ने बोला, बेटा तुझे क्या हो गया है, तुझे किसने इतना जिच किया है कि तू इतनी घटिया और डार्क शायरी लिख रहा है, तो तुझे क्या हो गया है? तो क्या थी लाइन, हमें भी बताएं। वो मैंने ऐसी बात की थी कि गिद्ध मंडलाएं मेरी नींदों पर। तो मेरी मामा कहती है, बेटा गिद्ध बहुत डार्क लफ्ज़ है, ये आपने क्यों यूज़ किया? और अच्छा आपने खुद लिखा? हाँ, तो मैं अपने गाने खुद ही लिखता हूँ सारे।
तो मेरी अम्मी जो है वो मुझे यूँ देख के बोलती है बेटा ना इस तरह क्या क्या हो गया, इतना क्या हो गया, खैर हो गई। तो मैंने अम्मा को बोला नहीं ये एक फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन है रहने। तो इस तरह की अम्मा से ये बात होती है, कभी कभी कहते हैं तुम्हारी बड़ी मर्दाना शायरी है, बहुत बहुत मैन ओरिएंटेड लिखते हो तुम, इस तरह की वो फीडबैक मिलता रहता है। अच्छा, यानी ये एक पॉजिटिव फीडबैक है कि यार आपको हर तरह से, और घर में ही जब फीडबैक मिलता है तो आपको आसानी। कमिंग बैक टू योर म्यूज़िक, नेस्कैफे बेसमेंट में अब ज़बरदस्त आपका म्यूज़िक और गाना आ चुका है और छा चुका है, और वो कैसा एक्सपीरियंस रहा। और इसी में मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ कि हर म्यूजिशियन का आज के दौर में एक ख्वाब होता है कि यार कोक स्टूडियो में जाना है, तो आपका भी वही ख्वाब है और उसको मैनिफेस्ट किया है कहीं ना कहीं कोक स्टूडियो में। I think Coke is obviously a benchmark for every upcoming and other artist Game in the changer. industry. Game changer है क्योंकि जाहिर सी बात है जुल्फी साहब का इज़ a living legend और उनकी जाहिर सी बात है रिस्पेक्ट भी अपनी जगह है। मुझे ऑनेस्टली कोक का नाम, स्टूडियो का नाम जो भी है, उससे ज़्यादा मुझे जुल्फी साहब के साथ काम करने का बहुत शौक है। That would be fun. I think he would be able to see things in me जो शायद मैं खुद भी नहीं देख पाया, और वो शायद मुझे उस तरफ माइल करें, वो मज़ा आएगा। चाहे वो कोक का नाम जोड़ा हो ना जोड़ा हो वो अलग बात है, लेकिन उनके साथ काम करना है मुझे डेफिनेटली। और एक वक्त में नेस्कैफे भी उन्होंने बेसमेंट में हाँ, और मेरा वो क्या कहते हैं उसको, बदकिस्मती ये है कि जब मैं गया हूँ नेस्कैफे तो वो नहीं थे, नहीं, लेकिन जो आपकी आवाज़ लेकिन जो मेरे साथ थे नेस्कैफे में वो बहुत ज़बरदस्त लोग थे, वो भी बहुत अच्छे थे। और वो जो आपकी आवाज़ में जादू, आई एम श्योर हम आज यहाँ पे बैठ के इस प्लेटफॉर्म पे वेरी सून आप जैसी आवाज़ कोक स्टूडियो में नज़र आएगी और आप डिज़र्व करते हैं। थैंक यू। और जुल्फी भाई की एक ख़ास बात ये है कि उनको पता होता है, उनको वो ना वो रम्स समझ जाते हैं। एग्जैक्टली। और वो उनका अगर म्यूज़िक आप देखें ईपी के साथ जब वो थे, कॉल बैंड में थे, और वो दौर भी जल की म्यूज़िक वीडियोस कर रहे हैं, यानी हर तरह से उन्होंने ना कैप्चर किया हुआ था। और आज वो डिज़र्व करते हैं जहाँ पे कोक स्टूडियो में। आई थिंक वो किंग मेकर आदमी है। और दूसरी बात यह है कि मैंने काफ़ी टेक्निकल लोग देखे हैं, अब वो उनकी जो जॉब है वो टेक्निकल साइड है, प्रोडक्शन और ये सारा कुछ, जिसमें फ्रीक्वेंसीज आ जाती हैं और गियर आ जाता है और कंप्रेशन के थ्रेशोल्ड आ जाते हैं, ये सब टेक्निकल साइड है। लेकिन टेक्निकली आर्टिस्टिक लोग जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, लोग अपनी टेक्निकलिटीज़ में खो जाते हैं। और जुल्फी भाई आर्टिस्टिक है और उनके काम में दिखता है कि ये बहुत आर्टिस्टिक आदमी है, अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ वेरी टेक्निकल मैन ऑफ कोर्स। ज़बरदस्त। अभी अब मैं चाहूँगा कि आप कुछ हमें परफॉर्म भी करें। 3-4 मैंने लिस्ट बनाई हुई है कि आपने ऐसी उलझी नज़र, हल्का सुरूर, रमता जोगी, या अली और सैया सी। हाँ, ये सारे मैं गिटार पे नहीं सुना पाऊँगा। आप जैसे मर्जी, ये तो हमें आवाज़ सुननी है वो जैसे। सो गाइस, हावी ये मेरी सजा है ना, रख ले भरम, सुन ले पहुंची सगा है क्या, हाल दिल हुआ कैसा, टूटे सितम, ये रात का कभी समेटो भी साया, दिया दिल तुझे, किया तूने क्या, सुनाई थी कमी के हाय फासला, तेरे मेरे दरमियां पुरना हुआ, सुन ले याद कभी सताए ना, थोड़ा
सा तो रुलाए ना टूटा जिस्म। ऐसी उलझी नजर उनसे हटती नहीं, दांत से रेशमी डोर कटती नहीं। उम्र कब की बरस के सफेद हो गई, कारी बदरी जवानी की झटती नहीं। वल्ला ये धड़कन बढ़ने लगी क्यों, चेहरे की रंगत उड़ने लगी क्यों। डर लगता है तन्हा सोने में जी, दिल तो बच्चा है जी, हाँ थोड़ा कच्चा है जी। वो यार है जो खुशबू की तरह, जिसकी ज़बान उर्दू की तरह, मेरी शाम रात मेरी कायनात। वो यार मेरा सैया सैया, चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, छैया छैया छैया। मैं उसके रूप का शहदाई, वो धूप छाँव सा हर जाए। वो शौक है रंग बदलता है, मैं रंग रूप का सौदाई। जिनके सर हो इश्क की छाँव, पाँव के नीचे जन्नत होगी। शाम रात मेरी कायनात, वो यार मेरा सैया सैया, चली छैया 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 छैया, चली छैया छैया छैया, चली छैया 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 छैया, छैया छैया छैया। हाँ ये तो हो गया, कमाल हो गया, कमाल। थैंक यू। थैंक यू। लंबा वाला पार्ट। मुझे कुछ पल दे कुर्बत के, फकीर हम तेरी चाहत के। मुझे कुछ पल दे कुर्बत के, फकीर हम तेरी चाहत के। रहे बेचैन दिल कब तक, मिले कुछ पल तो राहत के। चाहत पे इश्क पे हाँ मिटा दूं, लुटा दूं मैं अपनी खुदी। यार पे हाँ लुटा दूं, मिटा दूं मैं ये हस्ती। या अली रहम वाली, या अली यार पे कुर्बान सभी। या अली मदद वाली, या अली ये मेरी जान ये जिंदगी। बिना तेरे ना एक पल हो, ना बिन तेरे कभी कल हो। ये दिल बन जाए पत्थर का, ना इसमें कोई हलचल हो। सनम पे हाँ इश्क पे हाँ मिटा दूं, लुटा दूं मैं अपनी खुदी। यार पे हाँ लुटा दूं, मिटा दूं मैं ये हस्ती। या अली रहम वाली, या अली
या अली मदद वाली, या अली ये मेरी जान ये जिंदगी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, बहुत आला बहुत आला। अभी बहुत बहुत शुक्रिया जियो पॉडकास्ट में आने के लिए। Thank you so much for having me here. मेरी दुआ है, हम सब पूरी टीम की दुआ है कि आप ऐसे ही छाए रहें और मंजिलें अभी बहुत आगे की हैं और आप बहुत जल्द हम आपको बहुत बड़ी स्टेज पे बहुत बड़ी परफॉर्मेंसेस देखेंगे। थैंक यू सो मच आप। Incrementally. इंशाल्लाह नाज़रीन, ये थे जियो पॉडकास्ट में हावी हमारे साथ, और क्या ज़बरदस्त आवाज़, क्या खूबसूरत आवाज़ के साथ इन्होंने आज 4 चांद लगा दिए इस पॉडकास्ट को। अगले जियो पॉडकास्ट में किसी म्यूजिशियन, सेलिब्रिटी, क्रिकेटर के साथ आपकी होगी मुलाकात और उनकी इंस्पायरिंग स्टोरी, उनकी सक्सेस स्टोरी आप तक पहुंचाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान के सुपर मॉडल हैं हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद नूर। सिंस रमज़ान चल रहा है, फिटनेस का कैसे ख्याल रखते हैं? मेरा एक टाइम है जब मैं खाना खा लेता हूँ तो फिर उसके 14 घंटे तक फिर मैं कुछ नहीं खाता। 6 पैक कैसे बनते हैं? देखो, अपनी बॉडी को जो है ना आपने टॉर्चर करना है। मुझे लोग कहते हैं कि यार कढ़ाई का मज़ा नहीं लिया तो क्या किया, बर्गर का मज़ा नहीं लिया तो क्या किया, लेकिन क्या आपने फिटनेस का मज़ा लिया? क्या प्रोटीन शेक फ़ायदेमंद है? ये सिर्फ आपकी साइकी है, इससे कुछ नहीं होता। मॉडल कामयाबी का क्राइटेरिया क्या है? कि मॉडल इज़ लाइक अ साइलेंट एक्टिंग। आजकल की जेन ज़ी जिसको हम कहते हैं, वो ज़्यादा डिप्रेशन में। आप अपने डिप्रेशन को डाइट से कंट्रोल कर सकते हैं। शहजाद नूर अपना कंपेटिटर किसको मानते मैं शाहरुख खान की तरह साउंड नहीं करूंगा, लेकिन देयर इज ओनली वन शहजाद नूर। हैं? एक कामयाब मॉडल कितने पैसे कमा लेता है? पैसे ना देखें, पैशन देखें।